हाय गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ। अगर आप इटली पढ़ने आना चाहते हैं तो बहुत टाइम से इस वीडियो को बनाने का सोच रहा था, आज मौका मिला है। इस कैफ़े में चलते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और शांति से बैठकर बात करते हैं। हाँ जी, तो गाइज़ हम जो है कैफ़े पर आ चुके हैं। हमने कैपेचिनो भी ऑर्डर कर दिया और आज दिल से बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में दो मुद्दे जो है लेकर मैं बैठा हूँ। पहला मुद्दा होने वाला है दोस्तों कि एडमिशन से लेकर स्कॉलरशिप तक कितने हार्डशिप्स फेस करने वालों, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली, वो सबसे पहले जान लो, उसके बाद ही डिसीजन लेना। सेकंड, वीज़ा रिजेक्ट होता है अगर आपका इटली का, तो कितना नुकसान आपको होने वाला है वो भी प्रॉपर आज के इस वीडियो में बता दूंगा। मोस्ट अवेटेड वीडियो ही हो सकता है, आप मान लीजिए मेरे चैनल का। तो शुरुआत करें तो आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि इटली का जो स्टडी वीज़ा प्रोसेस है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना अनसर्टन प्रोसेस है कि आपको नहीं पता होगा नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो सकता है एकदम से। मतलब इटली का मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप नहीं चाह रहे हो कि यार मैंने सोच लिया है इटली जाना तो मैं चले जाऊँगा। इटली को अगर आपको बुलाना होगा तो ही आप यहाँ पर आ सकते हो। तो पहले तो ये बता दूं, 1 साल का लंबा प्रोसेस होने वाला है। सितंबर का इनटेक होगा, उसके एडमिशन्स 8-9 महीने पहले से ही अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ये 1 साल कहीं ना कहीं अपना होल्ड करके रखना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटीज़ और एम्बेसीज के रूल्स इतने ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है कि इतने ज़्यादा चेंज होते रहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कह सकते कब क्या चेंज हो जाएगा। तो यू नेवर नो कि, और ये भी अलग अलग बात है कि हर एक कॉन्सुलेट और हर एक एम्बेसी के थोड़े थोड़े रूल्स चेंजेस है, वो हालांकि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यार यहाँ पर 3 साल की या 4 साल की डिग्री, ये कन्फ्यूजन इतना बड़ा कन्फ्यूजन है ना मेरे लिए भी है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे 4 ईयर्स के बैचलर डिग्री एक्सेप्ट करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ 3 ईयर्स की एक्सेप्ट करती है, मतलब 3 ईयर्स वाली भी कर लेती है। तो 12th वालों के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मास्टर्स करने आना चाह रहे हैं और जिनके पास 3 ईयर्स की डिग्री है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ लाइक tor Vergata, पाविया, पाडोवा, सेपिएंजा, ये यूनिवर्सिटीज़ आपकी 3 ईयर्स की डिग्री को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो आपका चांस इन यूनिवर्सिटीज़ से पहले ही खत्म हो गया, और आपने अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन फीस वेस्ट चली जाएगी। तो पहले तो पता कर लेना कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी 3 साल की डिग्री एक्सेप्ट करती है, तभी जाकर अप्लाई करना उन यूनिवर्सिटीज़ में। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का पहले ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, अब उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया बनाया है कि 70% से नीचे हम नहीं लेंगे। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपका एप्लीकेशन करना वेस्ट ऑफ मनी चले जाएगा आपका। तो पता कर लीजिएगा, जैसे पाडुवा हो गई, सेपिएंजा हो गई, बोलोनिया हो गई। बोलोनिया में तो चलो कभी कभार कंसिडर कर भी लिया जाता है, पॉली में हो गई, इनमें स्ट्रिक्टली दे हैव मेंशन दैट दे वोंट एक्सेप्ट प्रोफाइल्स बिलो 70%। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड, अब ऐसी ये रिक्वायरमेंट आपको पता नहीं होगी, आइल्स की रिक्वायरमेंट। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, कैसीनो में जो है ना एक कोर्स है बैचलर्स का, तो उसके लिए आइल्स मैंडेटरी, लेकिन मास्टर्स के कोर्सेज के लिए नहीं है। मेसिना में सारे कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स है, उनके लिए जो है आइल्स मैंडेटरी है। तो ऐसे हर एक कोर्स, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी के कोर्स में भी डिपेंड करता है कि वो आइल्स एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताता था कि अभी भी 50-60% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो विदाउट आइल्स आपको एडमिशन दे देती है, उसमें भी अंदर आपको जाना पड़ता है। क्योंकि देखो यार, ये चीज़ें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ आपको, मैं 4 साल से यही प्रोसेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे ये डीप नॉलेज तभी पता चला कि यार इस कोर्स के लिए एक्सेप्ट होता है, इस कोर्स के लिए नहीं होता। और अभी भी और क्लैरिटी नहीं, क्योंकि न्यू कोर्स ऐड होते जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनका भी पता नहीं रहता है, और वो एप्लीकेशन फीस वेस्ट चली जाती है। क्योंकि हालांकि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी जो है यूनिवर्सिटीज़ के पहले नहीं हुआ करती थी, धीरे धीरे जैसे ट्रेंड बढ़ते जा रहा है इटली आने का बच्चों का, तो एप्लीकेशन फीस पहले जिनकी नहीं होती थी अब उन्होंने 30 यूरो कर दी, 40 यूरो कर दी, 50 यूरो कर दी, मतलब 5-5 हज़ार तक की एप्लीकेशन फीस आपकी जाने वाली। तो अगर इतना रिस्क ले सकते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर जो लोग मिडिल क्लास से उनके लिए 5000 इन्वेस्ट करना है एंड देन देयर इज नो रिजल्ट आउट ऑफ इट, तो वो कहीं ना कहीं डिसहार्टनिंग होता है। चलो ये भी मान लिया कि आपने ये सब फिगर आउट कर लिया और आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब आप अप्रूवल का इंतजार करोगे, एक्सेप्टेंस का इंतजार करोगे, एंड यू कैन नॉट बिलीव कि 1 वीक से लेकर 3 मंथ्स तक का टाइम लग सकता है एडमिशन आने में। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते रहते कि अप्लाई तो कर दिया, अभी 2 मंथ्स हो चुके, अभी तक एडमिशन नहीं आया। तो यू नेवर नो कि कितना टाइम ले सकते वो। आपको लग रहा होगा कि यार इस कोर्स के लिए तो इन्होंने, इस यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स के लिए एडमिशन दे दिए मेरे फ्रेंड्स को, बट मेरे को नहीं मिल रहा उस कोर्स के लिए। तो भैया कोर्स टू कोर्स भी डिपेंड करता है, इतना मतलब अनसर्टन चीज़ें हैं यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता हूँ। आगे और वीडियो में देखते जाओगे तो और पता चलती जाएगी। चलो मान लिया एडमिशन पे आ गया। एडमिशन आने के बाद क्या होता है यहाँ पर आपको जो है ना, कई केसेस में एनरोलमेंट फीस पे करना पड़ती है। अब ये भी फिक्स नहीं है किन के लिए करना है, किन के लिए नहीं करना है। जैसे पाडुआ के लिए करना है, पाविया के लिए करना है, जो कि अराउंड 15,000 रुपीज़ के आसपास रहती है, तो ये आपको जो है एनरोलमेंट फी पे करनी पड़ती है आफ्टर योर एक्सेप्टेंस। बट कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करनी पड़ती, जैसे कैसीनो में यू डोंट हैव टू पे, जैसे आपको सेपिएंजा में सिर्फ 10 यूरो का इन्फोस्टेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ नहीं करना पड़ती, मेसिना हो गई ये वाली।
तो ये भी एक अनसर्टेनिटी कि किसमें करनी किसमें नहीं करनी, तो वो भी आपको पता करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो पता कर सकते हो क्योंकि एडमिशन लेटर जो आता है आपका उसमें ये चीज़ें मेंशन रहती है। और अगर नहीं भी होगा और आप ईमेल कर रहे होंगे कि यार मेरा एक्सेप्टेंस नहीं आया है या फिर मेरा जो है एनरोलमेंट फीस पे करना है नहीं करना है, तो उसके लिए भी अगर आप ईमेल करके देखोगे ना तो आपको रिस्पॉन्स आ जाए ना, तो मतलब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मतलब उसके भी रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे आपको, आप उन रिस्पॉन्सेज के लिए भी परेशान होगे कि यार मेरा ये इशू हो गया वो इशू हो गया। ये रिस्पॉन्स वाला जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आते ना ईमेल्स के, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्री एनरोलमेंट के टाइम पर और ज़्यादा होता है, जो कि एक नेक्स्ट स्टेज होती है ना। हो जैसे ही आपका एडमिशन वगैरह ये हो गया, आपने एनरोलमेंट फीस भी पे कर दी, अब बारी आती है HRD अटेस्टेशन की। बहुत टफ होता है ये HRD अटेस्टेशन, इसको कह लो कि स्टेट लेवल का अटेस्टेशन होता है आपकी हायर एजुकेशन डिग्री पर, जो भी आपने लेटेस्ट एजुकेशन किया होगा उस पर ये अटेस्टेशन होता है आपके स्टेट के कैपिटल से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अब इसको करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया कुछ स्टेट्स में, जैसे MP वगैरह में तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेट्स में दे आर टेकिंग हेल लॉट ऑफ टाइम, अ मंथ 2 months टू जस्ट स्टैम्प ऑन योर डिग्री। और ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जबकि इसको होना नहीं चाहिए इतना, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि बच्चों का प्रोसेस स्टक हो जाता है 2-2, 3-3 महीने की उसकी वजह से। और कई बार तो मना भी कर देते कि हम नहीं करेंगे, ये ऐसा है ये वैसा है, वो सो एंड सो रीज़न बना के। तो HRD अटेस्टेशन में भी काफ़ी परेशानी आपको आने वाली है, मान के चल लो। वो डिपेंड करता है कौन कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। सदर्न स्टेट जो है ना, वहाँ से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। चलो HRD वगैरह भी हो जाता है फाइनली आपका, यहाँ से भी ये स्टेज भी पार कर देते हो। अब आती है दोस्तों DOV की स्टेज। अब DOV में क्या होता है कि जैसा मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एक एम्बेसी दिल्ली में और 3 कॉन्सुलेट्स हैं, कोलकाता में, मुंबई में और बेंगलोर में। तो सभी के अलग अलग रूल्स है। किसी में आपको जो है DOV के लिए बोलेंगे कि यार हमको जो है ओरिजिनल डिग्री चाहिए, किसी में प्रोविजनल के बेस पर भी कंसिडर कर लेंगे, किसी में अपॉइंटमेंट किसी अलग तरीके से करनी पड़ती है, किसी में अपॉइंटमेंट VFS के थ्रू करनी पड़ती है, किसी में जो है आपको DOV वीज़ा के टाइम पे अप्लाई कर सकते हो, किसी में DOV पहले अप्लाई करके रखनी पड़ती है। तो ये चेंजेस और ये अपडेट्स से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आखिरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने सोचा कि DOV में वीज़ा के साथ करवा लूँगा और मालूम पड़ा कि वहाँ पर एम्बेसी ने बोल दिया कि हमें तो DOV पहले चाहिए, तो पहले DOV करवाओ, वो DOV आपकी हो सकता है 1 month में आए, फिर उसके बाद वीज़ा अप्लाई करो, तो वीज़ा के लिए लेट हो जाओगे। तो ये अपडेट्स हर साल चेंज होती है, हर इनटेक में चेंज होती है। तो वो तो मुझे इसलिए पता चल जाती है क्योंकि मैं स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ, तो इसकी वजह से। अदरवाइज जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिनके कनेक्शंस नहीं होंगे, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम आती होगी। और मैं ये बताना भूल गया कि यार DOV होती क्या है। DOV होता है कि आपका जो इंडियन एजुकेशन है वो रिकग्नाइज हो जाए इटालियन एजुकेशन में, तो उसके लिए करवानी पड़ती है, इटालियन एम्बेसी से होती है जो कि। तो ये यहाँ तक प्रोसेस हो गई। अच्छा, ये सब भी चलो आपने मान के चलो, यहाँ से भी आप ये वाली स्टेज भी पार करके चले गए हो। अब स्टेज आती है स्कॉलरशिप की। तो स्कॉलरशिप में जो है जून जुलाई, दिस इज़ द मंथ्स इसमें ओपन होती है जनरली। और इसमें क्या होता है, पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने रहते हैं, इनकम डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपका और एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने रहते हैं। ये प्रिपेयर करने के बाद जब आप साइन करवाने जाते हो ना, जैसे मैंने बताया था कि यार आपको अपने जो स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स या तो वो तहसीलदार से, कलेक्टर से, MLA से या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो है आपको सिग्नेचर करवाने रहते, यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है। और आप मानोगे नहीं, जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स करवा रहा था तो मैं रो दिया था, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं रो दिया था तहसीलदार के सामने, बिकॉज शी वॉज नॉट रेडी टू साइन इट। मेरे पापा ने बड़ा मुश्किल से कंसोल करके जैसे तैसे वो साइन करवाया। तो ये साइन करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और ये साइन करवाना पड़ता है तभी जाके आगे इन डॉक्यूमेंट्स को आप अटेस्ट करवा सकते हो। क्योंकि पहले साइन होता है लोकल अथॉरिटी से, फिर उसके बाद जाता है अपोस्टाइल होने के लिए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है, और उसके बाद ये जाता है लीगलाइजेशन होने के लिए जो कि इटालियन एम्बेसी करती है। तो ये ऐसी प्रोसेस से आपका जो डॉक्यूमेंट है गुजरता है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर इटली में जो है इसको सबमिट करना पड़ता है। तो ऐसी इसकी लंबी प्रोसेस होती है। तो स्कॉलरशिप में सिर्फ डॉक्यूमेंट का जो लोकल अटेस्टेशन है वहाँ परेशान होगी, बाकी तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोशिश करना इस साल से कि यार डॉक्यूमेंट में जो है ना वो इनकम आपकी डिसेंट इनकम जो ITR के अकॉर्डिंग हो वो थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करना, ज़्यादा कम मत दिखाना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसकी वजह से भी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट की वजह से भी जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कम इनकम दिखाई थी और उनके ITRs या फिर वीज़ा के टाइम पर इनकम अलग थी, तो उनका उस वजह से रिजेक्शन कर दिया था कि आपकी स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट में तो बहुत कम इनकम है और आपके जो है वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा इनकम है, तो कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है। तो वहाँ पर भी क्लैशेस ना हो, तो वो ध्यान रखना आप। देखो जितना मुझे याद आते जा रहा है मैं उतना बताते जा रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, पूरा का पूरा रैंडम ही आपके सामने बना रहा हूँ। अब ये स्कॉलरशिप से भी गुजर जाओगे ना, उसके बाद आती है सबसे खतरनाक कहानी जो कि होती है वीज़ा की है। तो वीज़ा में जैसे जून जुलाई में अप्लाई कर दोगे तो जून जुलाई अगस्त इज़ द गुड मंथ टू अप्लाई। सितंबर से थोड़ा लेट होने लगता है, सितंबर के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो। बट काफ़ी केसेस में जो है प्रोविजनल डिग्री एक्सेप्ट नहीं होती है, ओरिजिनल डिग्री चाहिए रहती है, और कुछ बच्चों की प्रोविजनल्स रहती है, तो उस केस में भी वो बेचारे स्टक हो जाते हैं। और वीज़ा में जब आओगे आप वीज़ा की स्टेज में, तो ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि अपॉइंटमेंट्स आप पहले से बुक कर लो, नहीं तो अपॉइंटमेंट्स के भी इशू आ जाते हैं एट दी एंड।
और दूसरा, जब आप अपॉइंटमेंट के टाइम पर जाते हो तो उस टाइम पर मेक श्योर कि आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो। नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ मौका ढूंढते कि आपको कैसे घर भेजें, वापस कैसे भेजें। तो वो ट्रैवलिंग जो होगी ना आपकी, वो बड़ी परेशानी वाली चीज़ हो जाएगी आपके लिए। 3 इयर्स का ITR चाहिए रहेगा आपको, आपके पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये मैंडेटरी और स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होगी वीज़ा की। और वीज़ा इंटरव्यू जो आपका 5 से 30 मिनट का हो सकता है, जिसमें कई बार सिर्फ वीज़ा ऑफिसर ये ढूंढता है इसको रिजेक्ट कैसे करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उसमें से उन्हें कुछ ही सिलेक्ट करने होते हैं। तो मेक श्योर यू प्रिपेयर फॉर द वीज़ा इंटरव्यू वेल इन एडवांस। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वीज़ा इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने मेंशन करे। इंस्टाग्राम पर भी मैं छोटी छोटी रील्स डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीज़ा इंटरव्यू या क्या अपडेट आ रही DOV से रिलेटेड या फिर क्या वीज़ा से रिलेटेड अपडेट आ रही है, वो सारी वहाँ पर आपको मिल जाने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वीज़ा के टाइम पर जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है कि आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स में आपका पेरेंट का या फिर आपका नेम सेम हो। अगर ज़रा सा भी डिफरेंस हुआ ना, अगर उन्होंने पकड़ लिया वो डिफरेंस, तो वो क्या करेंगे कि फिर आपको वापस से घर भेज देंगे। तो उसके लिए क्या करना, आप 1 एंड द सेम सर्टिफिकेट प्रिपेयर करवा लेना, जो कि जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि आधार कार्ड, पासपोर्ट और वो सो एंड सो डिग्रीज पर जो पर्सन का नेम है वो सेम ही पर्सन है। तो उस तरीके से उसको बनवा के अपोस्टल करवा के भी सबमिट कर सकते हो। पेरेंट्स की वर्किंग एक्टिविटी और कवर लेटर पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी चीज़ें तो चलो ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं मैनेज करोगे कैसे भी करके। अब सबसे जो भयानक और सबसे डरावनी चीज़ जो है ना, वो है वीज़ा रिजेक्शन, जिससे सच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डरते हैं। और हालांकि डरने वाली बात है भी, क्योंकि इसमें आपका पूरा साल भर का एनर्जी जाता है, साथ में पूरा मनी जाता है, एंड देन सडनली अगर ऐसा हो जाता है तो इट्स क्वाइट डिसहार्टनिंग, राइट। 3 चांस आपको मिलते हैं। एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो तो सेकंड टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, सेकंड टाइम भी हो गया तो 3 टाइम्स भी अप्लाई करते हो इन द सेम इनटेक। बट स्टिल एक बार रिजेक्ट होने के बाद थोड़ा सा स्टूडेंट कहीं ना कहीं मायूस हो जाता है। तो इसमें जो आपका नुकसान होने वाला, और ये फीलिंग मैंने अपने दोस्तों की देखी हुई है, आप मानोगे नहीं। देयर वर स्टूडेंट्स जो टॉपर्स थे मेरे दोस्त, उनका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। आई स्टिल कुड नॉट फिगर इट आउट कि क्यों रिजेक्ट किया था उसका वीज़ा। द वे she appeared for interview, the way she had her financial, the way she had her academics, brilliant to be honest with you, but still they rejected। इसलिए मैंने वो शुरू में शब्द यूज़ किए थे कि आपके इटली सोचने से नहीं आ सकते हो, इटली अगर आपको बुलाना चाहेगा तो ही आ सकते हो। तो इसमें जो नुकसान आपका हो सकता है अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है, अपार्ट फ्रॉम योर एफर्ट, वो होने वाला है कि यार सपोज आपने कोई कंसल्टेंसी हायर की, तो 1.2 लाख तो आपकी कंसल्टेंसी के मान लो, या 1.3, जितना भी 1.5, जितना भी 2 लाख, 5 लाख जितना भी आपकी कंसल्टेंसी ले रही, वो तो आई। जनरली जो है 1.2 या 1.3 लाख चलता है यहाँ पर रेट। नेक्स्ट, इसके अलावा जो एक्सपेंसेस आने वाले, वो आपकी ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस आने वाले, वीज़ा फीस के रिलेटेड एक्सपेंसेस आने वाले, वो सारे। तो 1.5 और फ्लाइट जो आप बुक करोगे वो तो ऑब्वियसली रिफंडेबल वाली बुक करना, तो वो नुकसान तो आपका बच जाएगा। तो करीबन 1.5 लाख रुपीज़ तक का नुकसान जो है एंटायर प्रोसेस में आ सकता है इफ़ यू आर कंसल्टिंग विद एन एजेंसी। अगर आप खुद से कर रहे हो तो खुद से मैं बता दूं आपको कहीं ना कहीं 70-80 के आसपास का जो है ये एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ेगा अगर खुद से प्रोसेस करते हो। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रख लो कि यार इतनी हार्डशिप्स आप, यार इटली अगर प्लान कर रहे हो आप स्टडीज़ करने का, तो मेक श्योर कि हार्डशिप से गो थ्रू आपको करना पड़ेगा, और हर किसी को गो थ्रू करना पड़ता है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं सबसे पूछ लो, अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, उन्होंने स्ट्रगल्स नहीं की होंगी, तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात अलग रहती है, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तो ये पूरा का पूरा इशू आपको फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आखिरी में ये बोलते हुए जाऊँगा कि आपका अगर ये प्लान सक्सेस हो जाता है ना, तो ज़िंदगी आपकी डेफिनेटली बन जाएगी। मेक योर पेरेंट्स प्राउड, क्योंकि बिना कोलेटरल आपका, क्योंकि फ्री एजुकेशन है यहाँ पर, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको पूरी स्कॉलरशिप मिल जाती है, फ्री एजुकेशन हो जाता है। तो उससे क्या है कि आपके पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा हो जाता है, और उसी की वजह से आज काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इटली आना चाहते हैं। तो अगर चांस मिलता है तो अप्लाई कर लो। नुकसान मैंने बता दिया है, जितना टाइम लगने वाला है, जितने हार्डशिप्स इसमें फेस करने वाले हो वो बता दिया। और अगर और भी मुझे हार्डशिप्स याद आती है कि ये स्ट्रगल्स और हो सकती है, डिफिकल्टीज और हो सकती है, तो फॉर श्योर मैं इसके लिए एक पार्ट 2 और बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो फॉर डेली अपडेट्स अबाउट स्टडिंग इन इटली। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।